हो गया। देखो, इस वीडियो में हम गाला पेपर सेट 2023 विषय विज्ञान पेपर नंबर 2 और उसके विभाग सी का अध्ययन करेंगे। विभाग सी के अंदर कुल 8 प्रश्न लिखने होते हैं हमको। एक प्रश्न के 3 नंबर है। पूरा सेक्शन 24 नंबर का है। ये यहाँ पर विभाग सी की शुरुआत प्रश्न नंबर 27 से होती है और प्रश्न नंबर 27 हमेशा चैप्टर नंबर 1 से पूछता है। इस पेपर में पूछा है रासायनिक समीकरण अर्थात क्या। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व लिखो, यानी कि हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो पहले रासायनिक समीकरण अर्थात क्या, तो हमको लिखने का कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई ऐसा कहा जाता है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया हुई ऐसा कहा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संकेत अथवा सूत्र का उपयोग करके दर्शाया जाता है तो तब हम उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो फिर से देखना यहाँ पर, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को संकेत अथवा सूत्र का उपयोग करके दर्शाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक समीकरण। अब जैसे मैं बोलूँ कि मैग्नीशियम की पट्टी का हमको क्या करना है, दहन। तो मैग्नीशियम की पट्टी का जब दहन करना है तो क्या करना पड़ता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। हम मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम क्या बनता है, ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम की पट्टी का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आपको याद रखने का कि यहाँ पर ये हमने जो रासायनिक अभिक्रिया थी उसको सूत्र या संकेत का उपयोग करके दर्शाया, इसलिए उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपको लिखने का कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तीर के दोनों तरफ का कुल द्रव्यमान समान होता है, क्योंकि न द्रव्यमान का निर्माण होता है न द्रव्यमान का विनाश होता है। तो हमको लिखने का कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के दौरान या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न द्रव्यमान का निर्माण होता है न द्रव्यमान का विनाश होता है। तीर के दोनों तरफ का द्रव्यमान समान होता है, इसलिए हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाने से मैग्नीशियम 2 एकम 2 हो गया। आगे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या का गुणा करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, इसलिए यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो प्रश्न हमारा था कि रासायनिक समीकरण अर्थात क्या और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। तो आपको लिखने का कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संकेत अथवा सूत्र का उपयोग करके संक्षिप्त में दर्शाते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न द्रव्यमान का निर्माण होता है न द्रव्यमान का विनाश होता है। तीर के दोनों तरफ का द्रव्यमान समान रहता है, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब प्रश्न नंबर हमारा 28 है। मध्य में रही धातु का निष्कर्षण थोड़ा समझाओ। अब देखो, मध्य में रही धातु, तो मध्य में रही धातु का निष्कर्षण हमको समझाना है। तो मध्य में रही धातु का निष्कर्षण, तो हमको मालूम है धातु की सक्रियता श्रेणी में बराबर एल्यूमिनियम के बाद, देखो हमने ऐसा पढ़ा था कान्हा का मुगल जंग, फिर से पीबी है क्यों, एचजी, एजी और एयू। तो यहाँ पर देखो, ये जो है वो उच्च क्रियाशील धातु है और ये है मध्यम क्रियाशील धातु। तो मध्यम क्रियाशील धातु का जो निष्कर्षण है वो हमको कैसे करना है, तो मध्यम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण हम भर्जन और निस्तापन द्वारा करते हैं।
भर्जन अथवा निस्तापन। अगर सल्फाइड युक्त अयस्क है तो हम भर्जन विधि द्वारा निष्कर्षण करते हैं। तो क्या करते हैं, सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर, सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। इस विधि को भर्जन विधि कहते हैं। सल्फाइड युक्त अयस्क को लंबे समय तक हवा में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। इस विधि को भर्जन विधि कहते हैं। भर्जन विधि में हमेशा समीकरण में बैलेंस 23-22 से होता है। यहाँ पर हमको 23-22 से बैलेंस करने का। अब अगर कार्बोनेट युक्त अयस्क है तो कार्बोनेट युक्त अयस्क का निष्कर्षण हम निस्तापन विधि से करेंगे। कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। तो आपको लिखने का, कार्बोनेट युक्त अयस्क को लंबे समय तक गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन दोनों में अंतर ये है, यहाँ पर भर्जन विधि में हम हवा में गर्म करते हैं, यहाँ पर हम केवल लंबे समय तक गर्म करते हैं। दोनों में धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। अब हमको क्या करना है कि धातु के ऑक्साइड में से हमको धातु प्राप्त करनी है। इसके लिए हम कार्बन के साथ उसको गर्म करते हैं। तो धातु के ऑक्साइड में से धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर होता है और कार्बन के साथ जुड़कर CO बनाता है और हमें धातु प्राप्त होती है। तो धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अपचयन। अपचयन यानी रिडक्शन। तो रिडक्शन करते हम धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर होता है और हमें धातु प्राप्त होती है। तो इसको बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो याद रखना है कि मध्य में रही धातु का निष्कर्षण समझाओ तो हम भर्जन और निस्तापन करेंगे और बाद में हम उसका अपचयन करेंगे तो हमें धातु प्राप्त होती है। अब यहाँ पर तीसरे चैप्टर में आपको 28वें के क्वेश्चन में 28वें का अथवा पूछेगा। तो यहाँ पर 28वें का अथवा है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म बताओ। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, तो पहला लिखने का आयनिक यौगिक का स्वरूप। तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। दूसरा है कि आयनिक यौगिकों की विलेयता यानी घुलन शक्ति। आयनिक यौगिक पानी में विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक में या कार्बनिक विलायक में जैसे बेंजीन, टोल्यूइन में अविलय होते हैं, अविलय होते हैं। आपको लिखने का कि आयनिक यौगिक पानी में विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन और टोल्यूइन में अविलय होते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक और पथनांक, गलनांक और पथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक पथनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक ठोस स्वरूप में विद्युत के कुचालक होते हैं और पिघलित अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आयनिक यौगिक ठोस स्वरूप में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि पिघलित अथवा तो जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो प्रश्न था हमारा आयनिक यौगिकों के गुणधर्म लिखो। तो लिखने का आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में विलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में जैसे बेंजीन, टोल्यूइन में अविलय होते हैं। आयनिक यौगिकों का गलनांक पथनांक उच्च होता है। दूसरा, आयनिक यौगिक ठोस स्वरूप में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि पिघलित अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है कि
देखो इधर प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में क्या है कि वनस्पति अंतःस्राव के नाम लिखो। तो वनस्पति अंतःस्राव, आपको कभी कभी वनस्पति हार्मोन्स बोले तब भी समझने का यही प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो वनस्पति में अंतःस्रावों के नाम लिखो और उनकी असर बताओ। तो आपको लिखने का कि वनस्पति में अंतःस्राव दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि प्रेरक और एक वृद्धि अवरोधक। वृद्धि प्रेरक और वृद्धि अवरोधक। वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव जो है वो तीन है, ऑक्सीन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। और वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। आपने लिखा वनस्पति अंतःस्राव दो प्रकार के होते हैं, एक वृद्धि प्रेरक यानी वृद्धि को बढ़ाने वाले और एक वृद्धि को रोकने वाले वृद्धि अवरोधक। वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव ऑक्सीन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन और वृद्धि अवरोधक एब्सिसिक अम्ल। अब ऑक्सीन जो है वो परों के अग्रभाग में बनता है, अग्रभाग में उत्पन्न होता है और कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है। कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, जिससे कोशिका क्या होता है कि लंबाई को बढ़ाता है, जिससे तना लंबा बनता है, जिससे तना लंबा बनता है। तो आपको लिखने का कि ऑक्सीन जो है वो परों के अग्रभाग में बनता है और कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, जिससे तना लंबा होता है। जिबेरेलिन जो है वो भी वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है, परंतु ये कोशिका की चौड़ाई को बढ़ाता है, जिसके कारण तना चौड़ा बनता है। और लिखने का साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसलिए जहाँ पर कोशिका विभाजन तीव्र होता है वहाँ पर साइटोकाइनिन पाया जाता है, जैसे बीजों में और फलों में पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव है, तो वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो ये पत्तों के मुरझाने की क्रिया पर असर करता है। तो आपको लिखने का कि वनस्पति अंतःस्राव, तो वनस्पति अंतःस्राव दो, वृद्धि प्रेरक और वृद्धि अवरोधक। प्रेरक ऑक्सीन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन। अवरोधक है हमारा एब्सिसिक अम्ल। ऑक्सीन परों के अग्रभाग में बनता है, कोशिका की लंबाई को बढ़ाता है, तना लंबा होता है। जिबेरेलिन जो है कोशिका की चौड़ाई को बढ़ाता है, ये भी वृद्धि प्रेरक अंतःस्राव है, जिससे तना चौड़ा बनता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसलिए वहाँ पाया जाता है जहाँ पर कोशिका विभाजन तीव्र है, जैसे बीजों में और फलों में। और हमारा एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि अवरोधक अंतःस्राव है, इसलिए वहाँ पाया जाता है जहाँ पर वृद्धि को रोकना होता है। तो ये पत्तों के मुरझाने की क्रिया पर असर करता है। अगला प्रश्न है स्त्री में ऋतुस्राव। तो देखो यहाँ पर स्त्री में ऋतुस्राव, तो स्त्री के अंदर ऋतुस्राव में आपको लिखने का कि लड़की के जन्म के समय अंडाशय के अंदर हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं, जो तरुणावस्था में या यौना प्रारंभ अवस्था में परिपक्व बनते हैं। और प्रत्येक माह अंडाशय एक अंडाणु मुक्त करता है और यह अंडाणु इस अंडवाहिका में प्रवेश करता है। तब गर्भाशय की दीवार गर्भ स्थापन की तैयारी शुरू कर देती है, गर्भ रहे उसकी तैयारी शुरू कर देती है। इसके लिए उसकी दीवार मांसल और स्पॉन्जी बन जाती है, मांसल और स्पॉन्जी बन जाती है। लेकिन इस दौरान फलन न हो, यानी कि अंडाणु शुक्राणु से न जुड़े, तो गर्भ स्थापन के लिए जो तैयार हुई दीवार है, ये दीवार टूटती है और टूटी हुई दीवार रुधिर के साथ योनि मार्ग में से बाहर निकलती है और उसी को हम बोलते हैं रजोदर्शन अथवा ऋतुस्राव कहते हैं। रजोदर्शन या ऋतुस्राव कहते हैं। लड़कियों के अंदर ऋतुस्राव 2 से 8 दिन तक रहता है और इसका समय काल जो होता है वो होता है 1 माह का, यानी 1 महीने का समय काल होता है। तो आपको लिखने का कि
लड़की के जन्म के समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं जो उसकी यौना प्रारंभ अवस्था में यानी तरुणावस्था में परिपक्व बनते हैं। अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडाणु मुक्त करता है जो क्या करता है कि अंडवाहिका में प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही अंडाणु अंडवाहिका में प्रवेश करता है तो गर्भाशय गर्भ स्थापन की तैयारी शुरू कर देता है। इस दौरान फलन न हो तो गर्भ स्थापन के लिए तैयार हुई जो दीवार है वो दीवार टूटती है और टूटी हुई दीवार योनि मार्ग में से टूटी हुई दीवार रुधिर के साथ योनि मार्ग में से बाहर निकलती है। इसी को हम रजोदर्शन या ऋतुस्राव कहते हैं। लड़कियों के अंदर रजोदर्शन अथवा ऋतुस्राव 2 से 8 दिन तक रहता है। उसका समय काल 1 माह का होता है। अब क्या होता है कि जब स्त्री 45 से 50 वर्ष की उम्र में पहुंच जाती है तो उनके अंदर ऋतुस्राव आना बंद हो जाता है और उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति। तो इतना आपको लिखने का ऋतुस्राव के अंदर। अगला हमारा प्रश्न नंबर 31 है। देखो प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है कि प्रश्न नंबर 31 जीवाश्म अर्थात क्या और जीवाश्म किस तरह बनता है। विविध प्रकार के जीवाश्मों के उदाहरण लिखिए। तो आपको लिखने का भूतकाल में जीवित हो ऐसी मृत वनस्पतियों अथवा प्राणियों के अंगों की छाप अथवा अंगों के अवशेष जमीन में से प्राप्त होते हैं और उसी को हम बोलते हैं जीवाश्म। भूतकाल में जीवित हो ऐसी मृत वनस्पतियों अथवा प्राणियों के शरीर के अंगों की छाप अथवा अंगों के अवशेष जमीन में से हमें प्राप्त होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीवाश्म। अब जीवाश्म कैसे बनता है तो मृत वनस्पति अथवा प्राणी के शरीर का नमी, ऑक्सीजन और सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में सड़ने की क्रिया होती है। शरीर का पूरा भाग सड़ता नहीं है लेकिन जो भाग सड़ता नहीं है वो अवशेष स्वरूप में जमीन के अंदर रह जाता है और जब जमीन को हम खोदते हैं तो वो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं और उसी को हम कहते हैं जीवाश्म अथवा अश्मि कहते हैं। अच्छा, अश्मि के उदाहरण तो उदाहरण में आएगा हमारा डायनोसोर, दूसरा एमोनाइट और तीसरा ट्राइलोबाइट। तो ये इसके क्या है उदाहरण। तो लिखने का भूतकाल में जीवित हो ऐसी मृत वनस्पति अथवा प्राणियों के शरीर के अंगों की छाप अथवा अंगों के अवशेष जमीन में से हमको प्राप्त होते हैं और उसको हम बोलते हैं जीवाश्म। अब क्या होता है कि मृत वनस्पति अथवा प्राणी के शरीर का जमीन के अंदर ऑक्सीजन, नमी और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में सड़ने की क्या होती है क्रिया, जिससे शरीर का पूरा भाग सड़ता नहीं है लेकिन जो नहीं सड़ता है वो भाग अवशेष स्वरूप में जमीन में क्या होता है रह जाता है और जब जमीन को हम खोदते हैं तो वो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं और उसी को हम बोलते हैं जीवाश्म। अब उदाहरण लिखने का कि एमोनाइट, ट्राइलोबाइट और डायनोसोर। अगला प्रश्न है उद्व विकास के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण। तो उद्व विकास यानी समझने का जैव विकास के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण। तो सजीवों का वर्गीकरण तो पहला लिखने का हमको कोशिका के आधार पर सजीवों को 2 भागों में बांटा जाता है, एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव। जो सजीव एक ही कोशिका के बने होते हैं उनको बोलते हैं एक कोशिकीय सजीव और जो सजीव एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं उनको बोलते हैं बहुकोशिकीय सजीव। दूसरा आता है कोशिका केंद्र। तो अगर क्या है कि जिस सजीव का कोशिका केंद्र अल्प विकसित है यानी पूरी तरह विकसित नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिव सजीव। जिसका कोशिका केंद्र अविकसित होता है यानी पूरी तरह विकसित नहीं होता है तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिव सजीव। और जिस सजीव का कोशिका केंद्र सुविकसित होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिव सजीव।
तो यूकैरियोटिक सजीव। तो हम कोशिका के आधार पर भी सजीव को दो भाग में बांटते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। और कोशिका केंद्रक के आधार पर भी दो भाग में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिव और यूकैरियोटिव। और तीसरा है पोषण। पोषण के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, स्वपोषी और विषम पोषी सजीव। अगर जो सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी सजीव, और जो सजीव दूसरे सजीव में से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम बोलते हैं विषम पोषी सजीव। तो हम इस प्रकार से जैव विकास के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण करते हैं। अब अगला हमारा 32वां प्रश्न जो है वो चैप्टर नंबर 10 का है, जो हमेशा आकृति वाला बना पूछा जाता है। इस बार हमको पूछा है 32वें प्रश्न में अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखना है। अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान, प्रकार और आकार चित्र बनाकर समझाइए। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हमको वक्रता केंद्र पर रखना है, तो जहां वस्तु को कहा है वहां रख दो। अवतल दर्पण बनाओ, वस्तु को कह रहा है वक्रता केंद्र पर रखो, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख देना है। फिर ये में से दो किरण निकालनी है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक मुख्य फोकस में से। अब जो मुख्य फोकस में से आपतित हो रही है उसका परावर्तन होगा तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर है उसका परावर्तन होता है तो मुख्य फोकस में से गुजरती है। दोनों एक दूसरे को जहां काटे वहां पे लिखने का A', यहाँ से लंब डालो B'। तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब का स्थान भी आएगा वक्रता केंद्र पर। अब आता है प्रकार। तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए वास्तविक होगा और उल्टा, और वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है और वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर का बनता है, यानी वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होगी। तो चित्र बनाकर ये 3 पॉइंट लिखने के आपको 3 नंबर मिलते हैं। जहां बोला वहां पर वस्तु रखो, 2 किरण आपतित करो, और फिर जहां पर परावर्तित किरणें काटे वहां पर प्रतिबिंब बनाओ और वो प्रतिबिंब का स्थान होगा, उस पर से प्रकार पता चलेगा और आकार। इसके अथवा में हमेशा सवाल पूछता है। इस बार हमको सवाल पूछा है लेंस के सामने 60 सेमी दूरी पर रखी वस्तु। अब देखो वस्तु की दूरी दी है 60 सेमी, तो 60 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। अब कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। और कह रहा है कि लेंस के सामने के भाग में 20 सेमी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी दी है 20 सेमी, 20 सेमी दूरी पर बनता है। कह रहा है उसकी केंद्र लंबाई यानी फोकस दूरी ज्ञात करो और लेंस का प्रकार बताओ, लेंस का प्रकार बताओ। लेकिन इस बार हमको लेंस दिया नहीं है, लेकिन हमको पता चल जाना चाहिए कि प्रतिबिंब आभासी है, इसलिए लेंस होगा अवतल लेंस। अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो लेंस होगा हमारा अवतल लेंस। अब अवतल लेंस में हम क्या करते हैं, U माइनस V माइनस, सब माइनस होता है, खाली H प्लस होता है। H के अलावा बाकी सब माइनस होता है। अब हमको लेंस दिया है यानी लेंस का सूत्र लगाएंगे, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। हमको देखो यहाँ पर 1/V, V हमको दिया हुआ है -20, U हमारा है माइनस का 60, और यहाँ पर 1/F हमको निकालना है। 1/F को हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर -1/20, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60, 1/20, यहाँ पर 20 और 60 का लसा होगा 60, 20 तिया 60, 3 एकम 3, 60 एकम 60, 1 एकम 1, 1/F बराबर -2/60। हमको F चाहिए तो विलोम करेंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा 60/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी 2 3 6। यहाँ पर हो जाएगा F बराबर -30 सेमी। इस प्रकार से हम लेंस की फोकस दूरी निकाल पाएंगे। और लेंस का प्रकार तो हमने पहले बता दिया था कि आभासी पृथ्वी में, इसलिए लेंस होगा अवतल लेंस। तो इस प्रकार से सवाल जब भी बोले, जब न छूट के हमको करना पड़े, तो अपने दिमाग का उपयोग करके पहले चिन्ह लगाएंगे और बाद में सूत्र लगाकर कीमत रखेंगे। अब हमारा जो प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता, देखो प्रश्न ऐसा है कि विद्युत प्रतिरोधकता को पदार्थ की लाक्षणिकता कहते हैं। तो प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोधकता को पदार्थ की लाक्षणिकता कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोधकता को पदार्थ की लाक्षणिकता क्यों कहते हैं? तो आपको लिखने का कि अगर जैसे धातु है और मिश्र धातु, धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है, वो होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 ओम मीटर, जिसके कारण धातु और मिश्र धातु विद्युत की सुचालक होती है या अच्छी चालक होती है, अच्छी चालक होती है। जबकि रबर और कांच, रबर और कांच, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हमें प्रतिरोधकता पर से पता चलता है कि पदार्थ विद्युत का चालक है अथवा कुचालक। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता पदार्थ की लाक्षणिकता है। आपको लिखने का कि प्रतिरोधकता जो है, धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता कम होती है 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 ओम मीटर, जिसके कारण धातु और मिश्र धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं यानी सुचालक होते हैं। जबकि रबर और कांच की प्रतिरोधकता अधिक होती है 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर, जिसके कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो प्रतिरोधकता से पता चलता है कि वो विद्युत का चालक है या कुचालक, इसलिए प्रतिरोधकता को पदार्थ की लाक्षणिकता कहते हैं। इस विभाग का सबसे लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 हमेशा 14वें चैप्टर में से पूछा जाता है। नीचे में से ऊर्जा प्राप्त करने की मर्यादा बतानी है। देखो हमको सबसे पहले तो पवन ऊर्जा यानी पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की मर्यादा, तो पहली हमको मर्यादा लिखने की टरबाइन को चलाने के लिए या टरबाइन की गति को चालू रखने के लिए जो पवन की गति है, वो पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए, से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो हमको पवन ऊर्जा फार्म बनाना है, वो पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए हमको जमीन के बड़े हिस्से की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की दो मर्यादा है कि पवन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टरबाइन को चालू रखने के लिए, गति को चालू रखने के लिए पवन की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, पवन ऊर्जा फार्म बनाने के लिए हमको जमीन के बड़े हिस्से की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा आता है समुद्री तरंग अथवा तो तरंग। तो देखो तरंग में से हमको ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो सबसे पहली बात तो तरंग में से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तीव्र तरंग उत्पन्न होनी चाहिए, तीव्र तरंग उत्पन्न होनी चाहिए, यानी तरंग की तीव्रता ज्यादा होनी चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, तरंग में से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर तरंग को जो है, तरंग में से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तीव्र तरंग उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा है कि बराबर ये जो तरंग है, तरंग में से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि
जो इसकी क्षमता है वो कार्य क्षमता कम होती है, कार्य क्षमता कम होती है, यानी कि तरंग में से जो विद्युत ऊर्जा मिलती है वो हमको कम मिलती है, तो उसकी कार्य क्षमता जो है वो कैसी है, कम है। और तीसरा हमारा है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा यानी ज्वार में से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं ज्वारीय ऊर्जा, तो इसके लिए हमको समुद्र के तरह सक्रिय विस्तार में बांध बनाना पड़ता है। तो सक्रिय क्षेत्र में क्या बनाना पड़ता है, बांध, और ऐसे क्षेत्र हमारे देश में बहुत कम है। तो ऐसे क्षेत्र हमारे देश में बराबर बहुत कम है, तो ऐसे क्षेत्र हमारे देश में कम है। तो ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार में से हमको ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करी जाती है और उसमें से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको समुद्र के सक्रिय विस्तार पर, जहाँ समुद्र सकरा बनता है वहां पर हम क्या बनाते हैं, बांध। तो वो बांध बनाने वाले क्षेत्र कैसे है, बहुत कम। दूसरी बात कि इसका प्लांट बनाने का खर्च अधिक है, यानी प्लांट निर्माण करने का जो खर्च है वो कैसा है, अधिक है। तो इस प्रकार से हम ये ऊर्जा में से यानी इनमें से ऊर्जा प्राप्त करते समय जो मर्यादा है वो लिखनी रहती है। निम्न ऊर्जा प्राप्त करने की कौन सी मर्यादा है, तो ऐसे आपको दोनों के 3 पूछे तो हर के 2-2 पॉइंट लिखो तो 6 पॉइंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा गाला के पेपर सेट बराबर का पेपर नंबर 2 का विभाग सी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए। थैंक यू।